जौहार झारखंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जेटेड सोशल साइंस कंप्लीट 30 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले के मॉडल सेट 1 में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे जेटेड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, उन सभी प्रश्नों को बारीकी से किए हैं। तो जिन लोगों ने भी वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेट 2 है उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन कहता है ए में ऋग्वेद, बी कहता है मुंडको उपनिषद, सी कहता है सामवेद और डी कहता है वेदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। और सबसे पुराना वेद किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद को कहा गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि किस काल में मनुष्य खानाबदोश का जीवन त्याग कर अस्थायित्वपूर्ण जीवन जीना प्रारंभ कर दिए थे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये पूरा पाषाण काल, बी कहता है मध्य पाषाण काल, सी कहता है नवपाषाण काल और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य जो थे खानाबदोश का जीवन त्याग दिया था और मूल रूप से अब अस्थायी रूप से रहना सीख लिया था। इसके अलावा खेती करने सीख गए थे और नदी के किनारे झोपड़ियाँ बनाकर भी रहना सीख गया था। तो नवपाषाण काल एक क्रांतिकारी युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, जिनका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ जैसे थे। यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? तो वहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ तथा जौ थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थे। वहीं बात कर लेते हैं तो लोथल जो एक बंदरगाह नगर था, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के रूप में जाना गया है, जबकि हड़प्पा से RDX 37 कब्रगाह मिला है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। और जहाँ भी आप लोग को कहीं त्रुटि लगे तो हमें कमेंट जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो शून्यवाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो माने जाते हैं नागार्जुन को, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 का सैनिक विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आता है। इसके अलावा इससे पहले किनका शासनकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी का था, जिन्होंने 1848 ईस्वी में हड़प नीति चलाया था और सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया था, और सबसे अंतिम 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया था। तो प्रश्न 1857 के विद्रोह में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिसे फांसी दिया गया था? तो मंगल पांडे। और 1857 का विद्रोह का कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। इसके अलावा बिहार से 1857 का विद्रोह का अगुवाई कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह कर रहा था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, कुंवर सिंह। और झांसी से झांसी की रानी। इसके अलावा कानपुर से तात्या टोपे। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग का एग्जाम में रामबाण का साबित होने वाला है। और 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को कहा जाता है। तो तमिल भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसे तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेद कितना है? तो 4 है। वर्ण कितना है? तो 4 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 नंबर कहता है कि भूमि मापने के इलाही गज पैमाने को किस मुगल शासक ने लागू कराया था? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, अकबर के साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अकबर एक महान राजा था, जिनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। इसके अलावा 1556 में इन्होंने अपने पिता के गद्दी को संभाला था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है विक्रमादित्य हेमू और अफगान शासक जो थे उनके बीच और अकबर के बीच में, जहां अकबर को जीत हासिल होता है। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दीन इलाही के प्रवर्तक कौन थे? तो अकबर थे। वहीं बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिनका काल था 1526 से 1530। हुमायूं इनका उत्तराधिकारी है बाबर का, जिनका काल है 1530 से 1541। और
40 और 1555 से 56 ये हुमायूं का काल है। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न का आता है कि बक्सर युद्ध 1764 में किन लोगों ने लड़ाई में भाग लिया था। बक्सर युद्ध 1764 में किन लोगों ने लड़ाई में भाग लिया था। तो 8 नंबर प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे, बिल्कुल सही बात है। अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम थे, ये भी सही है। सेनापति अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुंडो थे। तो ये तीनों जो थे वो लड़ाई में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर प्रश्न कहता है कि पंजाब के अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसे मुख्य अपराधी मानते हैं। तो मुख्य अपराधी आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसके लिए मुख्य अपराधी माना जाता है जनरल डायर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था। तो भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में विधिवत हस्तांतरण 1912 ईस्वी में हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के काल में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था भारत की राजधानी। और वहीं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी आरंभ करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया है। तो यह निर्णय जो लिया गया था किस अधिवेशन में लिया गया था, तो ये लिया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, तो 1919 में चलाया गया था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं असहयोग आंदोलन चौरा चौरी नामक हत्याकांड के कारण स्थगित करना पड़ा, और चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, तो 1922 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है 30 नंबर यानी 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मेरे ऊपर जो लाठियों हो से प्रहार किया गया है वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी से ने मरने से पहले कही थी। तो यह कथन है लाला लाजपत राय का, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी जिन्होंने हरिजन शब्द दिया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत में देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न का था पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया कब, तो ये मनाया गया है 26 जनवरी 1930 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 15 अगस्त 1930 को भारत आज़ाद हुआ था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं 50 नंबर प्रश्न का था बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 1946 ईस्वी में पारित किया था। इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में अभी हमने ऊपर बताए थे। वहीं 60 नंबर प्रश्न का था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, तो नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया जाए, बिल्कुल सही बात है। और सरकारी सेवाओं एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, बिल्कुल सही है। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और उसे जला दिया जाए। तो ये तीनों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को होता है। दांडी नामक ये साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 सहपाठियों के साथ 241 मील की दूरी तय करता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि संगम काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था। तो संगम काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, वेनिगर कहा जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे कि वेल्लार किसे कहा जाता था। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि संगम कालीन प्रमुख व्यापारिक संघ थे। तो संगम कालीन प्रमुख व्यापारिक संघ कौन कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मणिग्राम भी थे, नाना देशी थे, वालिंजियार थे, वालेंडे तथा इदंगे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी के साथ चला जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं, एक बार फिर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल सही मार्क देकर जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि संगम कालीन तामिल प्रदेश में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो संगम कालीन तामिल प्रदेश में समाज जो थे कितने वर्गों में बटे थे, तो वो 5 वर्गों में बटे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म में कितने गुरु थे, तो 24 थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जबकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था।
तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, तामिल ग्रंथ पुन्नानुनूर में वल्लाल किसे कहा गया है? पुन्नानुनूर में वल्लाल किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है बड़े कृषक को कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेट नंबर 2 है, इसमें हमने 20 प्रश्न को रखे हुए हैं और ये 20 प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें, और जहां आप लोग को कहीं लगे किसी प्रकार का कोई समस्याएं हैं तो आप लोग हमें कमेंट में लिखकर इसका समाधान के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेट के साथ बहुत जल्दी आप लोग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।